तो आज का टॉपिक है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एंड रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ अगर बेंजीन रिंग के साथ जुड़ी है, जैसे कि यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे NH2 जुड़ा है, यहाँ पे NO2, यहाँ पे Cl, तो इनके साथ बेंजीन रिंग की एक्टिविटी के ऊपर या उसकी ओरिएंटेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा है तो हमने यहाँ पे तीन कैटेगरीज होती हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स वो होते हैं जो बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर ऐड होना चाहता है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होना चाहता है, चाहे वो फिनॉल के अंदर हो, चाहे एनिलीन के अंदर, चाहे नाइट्रोबेंजीन के अंदर या क्लोरोबेंजीन के अंदर, तो उसको किस चीज़ के ऊपर उसके ऊपर किस चीज़ का फर्क पड़ेगा कि OH के साथ क्या होता है कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटर्स होते हैं। तो ऑर्थोसाइट्स हम किसको कहते हैं, दीज आर ऑर्थोसाइट्स एंड दिस इज पैरासाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो ऑर्थोसाइट्स होती हैं और एक पैरासाइट है रिगार्डिंग OH ग्रुप। तो यहाँ पे भी हमारे पास NH2 है। हम इन दोनों को, फिनॉल और एनिलीन को, एक ही कैटेगरी के अंदर रखते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटर्स। तो इसका मतलब चाहे OH ग्रुप लगा हो बेंजीन रिंग के साथ, चाहे NH2 लगा हो बेंजीन रिंग के साथ, हमारी रिंग की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम इनका रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल फटाफट इनकी ऑर्थोसाइट्स को कवर कर लेगा, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन का रिएक्शन देगा और पैरासाइट्स पे भी आके जुड़ जाएगा। ये तो थी हमारी पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी के अंदर क्या आता है, मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटर्स। तो डीएक्टिवेटर्स का मतलब क्या होगा कि हमारे पास अगर डीएक्टिवेटर्स हैं तो वो हमारी रिंग की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ नहीं पाएगा इजीली ऑर्थो एंड पैरासाइट्स पे। तो मेटा डायरेक्टिंग है तो उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी कि वो मेटा पोजीशन पे आके जुड़ेगा। इसके रीजंस मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों जुड़ता है। तो डीएक्टिवेटर का मतलब क्या है कि अगर कोई इस तरीके का जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है तो आप इसको रेजोनेंस इफेक्ट्स के साथ भी जोड़ सकते हैं। जैसे OH के केस के अंदर और NH2 के केस के अंदर आपको पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन NO2 के केस के अंदर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स की या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इस कारण से होगा क्या कि बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, जिस कारण से इसकी मेटा साइट्स जो होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। तो क्लोरोबेंजीन के अंदर क्या होता है, ये थर्ड कैटेगरी होती है। इसकी साइट्स तो ऑर्थो एंड पैरा ही होती हैं, लेकिन ये डीएक्टिवेटर्स होते हैं। डीएक्टिवेटर्स का मतलब क्या है कि ये बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को थोड़ा डिक्रीज कर देते हैं, जिस कारण से हम मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं या कोई भी एक पोजीशन के ऊपर, चाहे वो ऑर्थो हो या पैरा हो। क्योंकि इन दोनों के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करने की कोशिश करेंगे, ऑर्थोसाइट्स और पैरासाइट्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगी। लेकिन इस केस के अंदर क्या होगा, क्योंकि ये डीएक्टिवेटर है, यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ रिंग डिक्रीज हो रही है, इसलिए कोई एक साइट ही या ऑर्थो या पैरासाइट पे ही आके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इन दो कैटेगरीज के अंदर क्या होगा, ऑर्थोसाइट्स पे भी जुड़ जाएगा और पैरासाइट्स पे भी जुड़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको हम देखते हैं कि इनके अंदर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अगर हम OH की बात करते हैं, फिनॉल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आके बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और 5 वैलेंसी तो कार्बन की हो नहीं सकती, इसलिए इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को शो करना पड़ेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर की डेंसिटी को शो करना पड़ेगा। इस तरीके से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है फिर यहाँ पे ट्रेवल करेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, और ये जो पाई बॉन्ड होगा ये शिफ्ट होके पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। तो पैरा पोजीशन पे जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये फिर इस तरफ मूव करेगा और पाई बॉन्ड यहाँ चले जाएंगे। तो आप इन केसेस के अंदर देखोगे, और फिर लास्ट के अंदर ये लोन पेयर के रूप में आ जाएगा, ये रेजोनेट कर जाएगा पूरी रिंग के अंदर। लेकिन इस रिंग के अंदर जिस तरीके से डीलोकलाइजेशन हुई उससे हमें पता चला कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थोसाइट एंड पैरासाइट पे ही नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, इसीलिए ऑर्थो और पैरासाइट्स जो होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। इसीलिए हम इनको किस कैटेगरी में रखते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है
कि हमारी बेंजीन रिंग की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। दूसरे केस के अंदर भी क्या होगा कि ये लोन पेयर यहाँ मूव करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर ये इस तरह मूव कर जाएगा, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से बॉन्ड्स को शिफ्ट करता हुआ नेगेटिव चार्ज पूरा डीलोकलाइज हो जाएगा और लास्ट में यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इस केस के अंदर भी हमारे पास क्या है कि ऑर्थो एंड पैरासाइट्स जो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो है ये एक्टिवेटर्स का काम करती हैं, बेंजीन रिंग की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। सेकंड केस है मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटर्स। तो मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटर्स के अंदर ऐसा क्या चेंज आता है कि ऑर्थो एंड पैरासाइट्स जो होती हैं वो एक्टिव नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड जब ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज एक छोड़ के अगले कार्बन पे पहुँचता है। तो अब यहाँ से बॉन्ड हट गया, यहाँ से बॉन्ड हट गया और यहाँ फॉर्म हो गया, तो इसको कवर करने के लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको कवर करने के लिए ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर होता है, आप देखोगे तो यहाँ पे मैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स नहीं फॉर्म कर रहा है इसके डिफरेंट, लेकिन आप देखो पहले केस के अंदर आप देख लो कि इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे केस के अंदर इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। फिर पॉजिटिव चार्ज को कवर करने के लिए यहाँ से पाई बॉन्ड आता है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँच जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से जो डबल बॉन्ड फॉर्म होता है वो यहाँ आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो इन दोनों के अंदर और इस तीसरे केस के अंदर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें ऑर्थो और पैरासाइट्स पे ज़्यादा दिख रही है, लेकिन यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम देखने को मिल रही है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए वो क्या करेगा कि यहाँ से तो रिपेल हो जाएगा। तो इसी केस के अंदर क्या होगा कि मेटा डायरेक्टिंग रिएक्शंस होंगे। इसका मतलब क्या है कि अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशंस पे आके जुड़ सकता है। तो तीसरा केस जो है, इस केस के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों काउंटर बैलेंस होते हैं, ऑपोजिट काम करते हैं एक दूसरे के। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग रिएक्शंस के डीएक्टिवेटर्स का काम करते हैं, तो इसीलिए हमारे पास ऑर्थो और पैरासाइट्स जो होती हैं वही एक्टिव रहती हैं, लेकिन एक ही ऑर्थो या एक ही पैरासाइट पे, पैरासाइट तो वैसे एक ही होती है, लेकिन एक ऑर्थोसाइट और एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा या एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल एक ही पोजीशन पे आके जुड़ सकता है। तो अब मैं इसका और आपको बताता हूँ कि किस तरीके के रिएक्शंस होते हैं इनकी एग्जांपल देते हुए। तो हमारे पास जब हम इन रिएक्शंस को देखते हैं तो हमारे पास इनका यूज किस तरीके से होता है। तो इनके यूज के अंदर होता क्या है कि अगर हम एनिलीन को लेके एनिलीन का रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से कर दें तो हमारे पास होगा क्या कि इसकी तीनों साइड्स, क्योंकि ये पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग एक्टिवेटर्स का काम करता है NH2, तो यहाँ पे क्या होगा कि ब्रोमीन यहाँ भी जुड़ जाएगी, ब्रोमीन यहाँ भी जुड़ जाएगी, ब्रोमीन यहाँ भी जुड़ जाएगी। तो एक्टिवेट थी साइड, रिंग बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, इसी कारण क्या हुआ कि तीनों साइड्स पे आके ब्रोमीन जुड़ गई। लेकिन हमारे लिए टफ कब होता है, जब हमें मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बनाना होता है। तो अगर हमने मोनोब्रोमिनेशन करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, रिंग की एक्टिविटी को पहले डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके हम एक जगह पे ऑर्थो हो या पैरा हो, पैरा ही मेजर प्रोडक्ट होता है, तो हम ऑर्थो हो या पैरा हो उस पोजीशन पे जाके एक ब्रोमीन को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, हम पहले इसकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि असाइल ग्रुप CH3C डबल बॉन्ड Cl असाइल ग्रुप को प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम रिंग की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है कि ये क्लोरीन सब्सटीट्यूट हो जाता है और यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है वहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, हमारे पास प्रोडक्ट होगा N और इसका एक H और इसके पास लोन पेयर रहेगा, लोन पेयर के साथ यहाँ पे आ जाएगा C और डबल बॉन्ड O और उसके साथ आ जाएगा CH3। तो अब ये हमारी रिंग की एक्टिविटी बहुत डिक्रीज हो गई है। इस कारण से क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके साथ होता है ये है कि ये लोन पेयर अब इस तरफ को मूव करेगा या इस तरफ को रेजोनेट करेगा। तो इस केस के अंदर ये इस तरफ को मूव करेगा,
तो बेंजीन की रिंग की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे। तो अब हम ब्रोमीन को ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट फॉर्म होगा कि एक ही जगह पे हम पैरा प्रोडक्ट ही फॉर्म करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमारे पास नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन जुड़ जाएगी। लेकिन हम इसके साथ ब्रोमीन को ऐड करना चाहते थे क्योंकि इसका हम एनिलीन का ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट फॉर्म करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट कुछ और फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसी को ओरिजिनल शक्ल में लाने के लिए, ओरिजिनल शेप में लाने के लिए हम इसकी डी प्रोटेक्शन करेंगे, क्योंकि हमने पहले प्रोटेक्शन की थी। तो अब डी प्रोटेक्शन करेंगे जिसके लिए हम H+ या OH नेगेटिव को यूज़ करेंगे H2O के साथ। तो हमारे पास अब क्या होगा कि हमारे पास ये जो यहाँ पे ये लेफ्ट कर जाएगा लिविंग ग्रुप के रूप में। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे NH2 आ जाएगी, NH2, और यहाँ पे ब्रोमीन। तो अब ये हमारा मोनो ब्रोमिनेटेड एनिलीन का प्रोडक्ट हो गया। तो इसके साथ हमारे पास ये जो बचता है इसके साथ CH3 C डबल बॉन्ड O OH फॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें प्रोटेक्शन जरूरी होती है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का तो हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास रिंग की एक्टिविटी इंक्रीज्ड है या डिक्रीज्ड है। अगर रिंग की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज है तो हमें सिंगल हैलोजन का कंपाउंड नहीं फॉर्म होगा, या इलेक्ट्रोफाइल एक जगह पे हम नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि वो सारी जगह पे जुड़ जाएगा जितनी भी साइट्स एक्टिव होंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए हमें इनकी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। पहले रिंग की एक्टिविटी को हम डिक्रीज करते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट के, जैसे यहाँ पे हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, फिर हम इसकी ब्रोमिनेशन करते हैं, हमें मोनो ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बनता है, और उसके बाद हम इसकी डी प्रोटेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे डी प्रोटेक्शन करते हैं ताकि हमारे पास जो हम प्रोडक्ट फॉर्म करना चाहते हैं वो फॉर्म हो जाए। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।